ये सारे फ्रेंड्स ग्रुप बनाकर माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं पर चले जाते हैं। उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन वो गलती से उस अनजान जगह पर पहुंच गए जहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन है। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है 4 कॉलेज फ्रेंड्स को दिखाते हुए, जो इतने सालों बाद एक साथ वापस मिले होते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए। उनमें से एक लड़की का नाम क्लोई तो दूसरे का नाम कैरल होता है। उनके साथ तो फैनी और जॉन नाम के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। रेफ नाम का उनका सबसे ज्यादा पुराना फ्रेंड भी इस ट्रिप को ज्वाइन कर रहा था। अब उन फ्रेंड्स ने माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए सारे इक्विपमेंट्स जमा कर लिए होते हैं, पर कहीं न कहीं क्लोई बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी रेफ जब इस ट्रिप में शामिल हुआ। तो बात ये होती है कि कॉलेज टाइम पर यह बात फेमस थी कि रेफ कहीं न कहीं क्लोई को पसंद करता है। दोनों में इससे पहले कुछ टाइम तक रिलेशन मौजूद था, लेकिन जैसे जैसे वो अलग होते गए उनका रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। क्लोई को लगने लगा था कि कहीं रेफ उसके साथ बदतमीजी तो नहीं करेगा। क्लोई का दूसरा फ्रेंड जॉन भी इस बात से चिंतित होता है, लेकिन फैनी ने उससे समझाया कि कुछ नहीं होने वाला, वो बहुत ही ज्यादा मजे करेंगे। ये डिसाइड करते हुए वो सारे सामान गाड़ी में रखकर निकल पड़ते हैं अपने सेलेक्टेड माउंटेन की तरफ। वो सभी दोस्त अपने कॉलेज के दिनों की बात करते हुए हंसते रहते हैं, पर क्लोई बेचारी एकदम शांत बैठी होती है और रेफ को बार बार देखती है। एक समय पर लग रहा था कि क्लोई के मन में अभी भी रेफ के लिए प्यार मौजूद है। कई घंटों की ट्रेवलिंग करते हुए वो आखिरकार अपने उस माउंटेन के पास पहुंच गए। ये माउंटेन बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड फॉरेस्ट के बीचों बीच था। यूजुअली बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इस जगह पर कई सारे खतरनाक हादसे हो चुके हैं। ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी ये सारे दोस्त उस जगह पर जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। उन्हें क्या पता कि उनके अलावा कोई अनजान सी चीज है जो उनका पीछा कर रही है। अब यहाँ जब वो सब फॉरेस्ट वाले इलाके में होते हैं तो रेफ सीधा चला गया क्लोई के पास। क्लोई रेफ से पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रेफ ने अपने सारे इंटेंशंस बता दिए कि वो उसके साथ वापस पैचअप करना चाहता है। पास में जो भी गलतियां हुई वो उसे भुलाकर वापस अगर आ जाएंगे तो दोनों ही खुश रहेंगे। ये चीजें एक समय पर क्लोई को अच्छी तो लगती हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी है। वो वापस से रेफ के साथ नहीं आना चाहती। क्लोई तो अब उस जगह से बाकी दोस्तों के पास जाने लगती है। रेफ बेचारा इस रिजेक्शन से टूट चुका था, लेकिन वो अपना दुख दोस्तों के सामने दिखा नहीं सकता। अब थोड़ी दूरी पर एक चट्टानी वाला इलाका आ जाता है जहाँ बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं स्टार्ट हो रही थी। फैनी जो कि ट्रेवल करते हुए सबसे पहले उस पर्वत श्रृंखला तक पहुंचा होता है, उसने डिसाइड किया कि वो इस पर्वत के ऊपर चढ़ेगा। क्लोई और रेफ भी बाकी लोगों के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं तो पता चला कि वहाँ पर आगे न जाने का बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ साइन बोर्ड्स की माने तो उन्हें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वो सारे दोस्त डिसाइड करके आए थे कि चाहे कुछ भी हो वो सेलेक्टेड पर्वत श्रृंखलाएं चढ़ कर ही रहेंगे। फैनी यहाँ जो सबसे ज्यादा फुर्तीला था वो अकेले ही उस माउंटेन को चढ़ने लगता है। वो ये इंश्योर कर रहा होता है कि ये सेफ है कि नहीं और बाकी लोग सेम पाथ को फॉलो करते हुए आगे आ सकते हैं कि नहीं। चट्टानी वाला इलाका तो और ज्यादा सीधा होता जा रहा था, जो कि वहाँ पर रिस्क और ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन फैनी पूरी सेफ्टी के साथ ऊपर बढ़ रहा था। वो अपनी फुर्ती दिखाते हुए इतनी जल्दी ऊपर चढ़ा और अब अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ऊपर आने का इशारा करता है। नीचे की तरफ क्लोई, कैरल, जॉन और रेफ भी इस बात को समझ गए थे कि ये चढ़ाई उतनी भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। फैनी ने उन सभी को ऊपर एक रस्सी बांधकर नीचे फेंकी, जिसके सपोर्ट से वो ऊपर जल्दी आ जाएंगे। अब बिना देरी किए सभी लोग एक एक करके ऊपर चढ़ने लगते हैं। फैनी उनकी पूरी मदद कर रहा था ताकि किसी को चोट ना लगे। एक एक करके आखिरकार वो सब ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, पर अभी भी उन्हें माउंटेन के बहुत सारे हिस्सों को कवर करना था। ऊपर की तरफ बढ़ने पर और भी ज्यादा सकरापन आ जाता है, जिससे रास्ते छोटे हो गए थे। फिर भी उन सभी के अंदर एक जोश दिखाई दे रहा था जिसमें कि उन्हें माउंटेन क्लियर करना है। सबसे ज्यादा तो फैनी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसी ने यहाँ पर आने का प्लान बनाया था। वहीं दूसरी तरफ क्लोई का वो फ्रेंड जिसका नाम जॉन होता है वो सबसे ज्यादा डरता है। उसे ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन फिर भी वो क्लोई के लिए यहाँ पर आया। क्लोई तुरंत ही जॉन के पास जाकर उसे समझाने लग जाती है कि सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ कुछ ही देर में वो माउंटेन के टॉप पर होंगे और फिर उतर जाएंगे। एक दूसरे का साथ देते हुए वो ट्रेवल करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ पर उन्हें एक पतला सा ब्रिज दिखाई देता है। अब फैनी ने उसे लोकेट किया था तो वो सबसे पहले जाकर देखने लगा कि वो ब्रिज दूसरे माउंटेन तक पहुंचने लायक है भी कि नहीं। फैनी जल्द से जल्द अपना हुक लगाकर ट्रेवल करने लगता है उस ब्रिज के ऊपर से। एक तरीके से वो सबसे पहले जाकर छान भी नहीं कर रहा था कि वो बाकी लोगों के लिए सेफ है कि नहीं। फैनी के हिसाब से ये ब्रिज उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसमें कि सभी का वेट एक साथ ले ले, तो ऑब्वियस बात थी कि इस ब्रिज के ऊपर से उन्हें एक एक करके क्रॉस करना होगा। सभी लोग एक साइड मौजूद होकर थोड़ा डर रहे थे, लेकिन फैनी को तो कुछ टेंशन ही नहीं थी। वो सीधा भागते हुए उस ब्रिज को क्रॉस करने लग जाता है।
थोड़ी देर में फैनी दूसरी तरफ मौजूद था और अपने दोस्तों को भी कहता है कि हुक लगाकर वो एक एक करके क्रॉस करे। अब फैनी को देखकर सभी को जोश आ जाता है और वो भी क्रॉस करने लगे। वो ब्रिज बहुत ही ज्यादा हिल रही थी पर फिर भी वो आगे बढ़ते ही रहते, पर उन्हें क्या पता कि उनमें से कई सारे लोग एक खतरनाक घटना का शिकार होने वाले हैं। अब धीरे धीरे क्लोई, जॉन, रेफ भी ट्राई करते हुए उस दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं ब्रिज की मदद से। सिर्फ एक कैरिल ही बच गई थी जो थोड़ा डर रही होती है क्योंकि उसे ऊंचाई का फोबिया जो था। सभी लोग कैरिल को इशारा करते हैं कि वो जल्द से जल्द चले आए, पर अगले ही मोमेंट में सभी लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ की वायर्स धीरे धीरे लूज होने लगी हैं। यानी अगर कैरिल सही समय पर यहाँ नहीं आई तो वो ब्रिज टूट सकता है। कैरिल भी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करती है एकदम पॉजिटिव माइंड रखकर कि वो क्रॉस कर जाए, पर शायद तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो ब्रिज नीचे की तरफ से पूरा टूट जाता है और कैरिल अपने हुक के सहारे उस वायर पर लटकी हुई थी। बेचारी कैरिल की जरा से भी गलती उसकी जान ले लेगी इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद। बाकी सारे दोस्त जो दूसरी तरफ थे उन्हें समझ नहीं रहा था कि वो कैरिल को कैसे बचाएंगे। कैरिल पूरी तरीके से केबल्स के भरोसे लटकी हुई थी जो कभी भी टूट सकते हैं, इसीलिए अब फैनी बहादुरी दिखाता है और कैसे भी करके कैरिल को अपना हाथ देता है। कैरिल धीरे धीरे अपने हुक को आगे बढ़ाते हुए उस पोजीशन पर आ रही थी ताकि वो फैनी का हाथ पकड़ ले। आखिरकार वो मोमेंट आ ही जाता है जिसमें कि फैनी ने कैरिल को पकड़ लिया और खींच लिया तुरंत ही दूसरी तरफ। उसने कैरिल को तो बचा लिया था लेकिन ठीक अगले मोमेंट में वो पूरा केबल टूट जाता है, यानी कि अब पूरा का पूरा ब्रिज नीचे गिर चुका था और उससे वापस नहीं जा सकते। यहाँ कैरिल की जान बच गई, सभी इस बात का शुक्र मना रहे थे। लेकिन अब फैनी जो थोड़ा टेंशन में होता है वो मैप देखकर ये बताने लगा कि यही एक रास्ता था जिससे हम वापस अपने बैक टू नॉर्मल पोजीशन पर जा सकते थे, पर अब यहाँ ब्रिज टूटने के कारण उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से निकलने का। उन सारे फ्रेंड्स के बीच में अब तनाव का माहौल हो गया था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। उनके पास ज्यादा दिनों की रिसोर्सेज बचे नहीं है। जॉन तो यहाँ डर के मारे फैनी को ही दोष दे रहा था क्योंकि उसने यहाँ पर आने की जिद की थी। उसके हिसाब से ये जगह सेफ होनी चाहिए लेकिन वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। पर यहाँ फैनी मैप को देखते हुए ये इंश्योर कर रहा था कि जरूर आगे की तरफ कोई रास्ता होगा। वो थोड़ा आगे चलते हैं और फिर उस जगह से बाहर निकल जाएंगे। फैनी की बातों से सभी कन्विंस हो चुके थे और उनके पास दूसरा कुछ ऑप्शन भी नहीं बचता। अब सीधा वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर से। उन सभी को नहीं अंदाजा था कि थोड़ी देर में उनकी हालत क्या होने वाली है, पर फिलहाल वो ऊपर की तरफ चढ़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन चट्टानों के ऊपर आयरन रॉड्स लगाए गए थे जिस पर हाइकर्स अपने हुक कंबाइन करके ऊपर चढ़ सकते हैं। तब यहाँ से उनकी खतरनाक वर्टिकल जर्नी चालू हो चुकी थी जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहते हैं। जिस भी फ्रेंड को डर लग रहा था तो दूसरा फ्रेंड उसकी मदद करता, लेकिन सभी के सभी होपलेस तब हो जाते हैं जब पता चला कि वो सारे आयरन रॉड्स अब मौजूद ही नहीं है। एक लोकेशन के बाद वो पूरी तरीके से खत्म हो जा रहे थे। आयरन रॉड का ना होना मतलब ये कंफर्म है कि वो ऊपर की तरफ और ज्यादा नहीं जा सकते। ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें उन ट्रेवलर्स के अगेंस्ट होती जा रही हैं। वो तो यहाँ पर सिर्फ मजे करने के लिए आए थे, लेकिन हम भी इन सारे माउंटेन क्लाइंबर्स की मदद करेंगे यहाँ से सरवाइव करके निकलने में। अब वो सारे फ्रेंड्स पहाड़ के कोने पर लटके हुए होते हैं और ये सोचते हैं कि कौन सा रास्ता निकलेगा। लेकिन यहाँ कैरिल और फैनी फिलहाल के लिए डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर की तरफ चढ़ेंगे क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे माउंटेन क्लाइंबर्स थे। वो अगर बिना हुक भी लगाए तो भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। बाकी लोगों की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहाँ से हिलने के लिए भी। तो अब कैरिल और फैनी यही डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और ये पता करेंगे कि वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी कि नहीं। कोई रास्ता निकला तो वो बाकी लोगों को भी ऊपर खींच लेंगे, पर तब तक क्लोई, जॉन और रेफ को वहाँ पर वेट करते रहना होगा। यहाँ जॉन की हालत सबसे ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर ऐसी कंडीशन में खड़े रहना जहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जॉन बेचारा एकदम सॉफ्ट हार्टेड था, उसे डर तो लगना ही होता है, पर क्लोई और रेफ उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेचारा जॉन इतना ज्यादा घबराता है कि उसके हाथ भी कांपने लगे थे और इसी रीजन की वजह से उसकी पकड़ एकदम से छूट जाती है और वो पूरा लटक जाता है। अच्छी बात थी कि उसने हुक लगा रखा था, लेकिन उस टिल्टेड आयरन रॉड के ऊपर अभी के लिए जॉन का पूरा वेट आ चुका है। वो ज्यादा वेट नहीं संभाल पाता तो आयरन रॉड अपने आप ही बाहर निकल गया। रेफ जॉन को पकड़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जॉन के गिरने की वजह से उसका वेट भी नीचे आ गया। यहाँ रेफ की भी जान खतरे में पड़ गई क्योंकि वो भी अब जॉन के साथ लटक चुका था। सिर्फ एक क्लोई थी जो अपने पोजीशन पर रुकी रहती है और अब तो उनकी हालत और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है, यानी वो इतनी ऊंचाई से गिरने के एक ही मोमेंट पीछे हैं। वहाँ कैरिल और फैनी कैसे भी करके पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। उस प्लेस से फॉरेस्ट वाला इलाका चालू हो रहा था तो वो अंदर जाकर देखते हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता तो नहीं है। कैरिल और फैनी अलग अलग जगहों पर जाकर नोटिस करते रहते हैं, पर अचानक फैनी का पैर एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। ये नुकीला वाला ट्रैप होता है जो जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया जाता था। बदकिस्मती से फैनी का पैर उसके अंदर फंस गया और उसे बहुत
बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर कैरल उसके पास आई और एकदम दंग रह गई, क्योंकि फैनी का पैर ऑलमोस्ट कट चुका था और काफी उसे दर्द हो रहा होता है। कैरल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पैर में लगे हुए ट्रैप को निकाला कैसे जाए। कैरल ने बहुत कोशिश की लेकिन वो एकदम नाकामयाब हो जाती है। अब कभी हम ऐसे कंडीशन में फंस जाए जहाँ हमारा पैर इसी तरीके के एनिमल ट्रैप के अंदर मौजूद है, तो सबसे पहले अपने पैरों को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, क्योंकि इससे हमें और ज्यादा चोट लगेगी। हमें कुछ भी करने से पहले ये भी आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का ट्रैप है। यूजुअली ऐसे ट्रैप्स 2 स्प्रिंग वाले लोडेड जॉज होते हैं, जिनके दोनों साइड फ्लैट स्टील लीवर लगे होते हैं। तो हमें उस ट्रैप से अपना पैर बाहर निकालने के लिए उन लीवर को कॉम्प्रेस करके रिलीज करना होगा। इस ट्रैप में दोनों साइड पर स्प्रिंग लगे होते हैं जिस पर टेंशन रिलीज होता है। तो अगर हम किसी भी तरीके से उस लीवर को तोड़ दें या फिर स्टिक बीच में डालकर उसे दूसरी तरफ ओपन करें, तो हो सकता है कि हम अपना पैर बाहर निकाल लें। याद रहे, जब तक वो स्प्रिंग रिलीज नहीं होगी तब तक वो जॉ ओपन नहीं होगा। तो मेन उन दोनों स्प्रिंग्स को ही तोड़ने का हमें ट्राई करना है। अगर हमारे साथ कोई दूसरा पर्सन मौजूद है तो वो अपने दोनों हाथों से उसे अलग कर सकता है। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। पर यहाँ बेचारी कैरल तो काफी डर चुकी होती है। फैनी ने सिंपली उसे इशारा किया कि तुम बाकी लोग को लेकर आ जाओ, उन्हें मेरी कंडीशन के बारे में बताना जिससे कि वो हेल्प कर सके। कैरल तुरंत ही चली जाती है क्लोई, जॉन और रेफ के पास। तीनों अभी भी किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहे होते हैं। अब कैरल ने तुरंत ही ऊपर की तरफ से एक रस्सी फेंक दी, जिसे पकड़कर वो तीनों ऊपर आने लगे। ऊपर पहुंचने के बाद वो एकदम चैन की सांस लेते हैं कि आखिर वो बच गए। उतनी ऊंचाई से नीचे गिरना यानी बचाने वाला कोई भी नहीं था। अब यहाँ कैरल ने फैनी की कंडीशन के बारे में बताया तो सभी उसकी तरफ भागते हुए चले गए मदद करने के लिए। फैनी अभी भी उसी जगह पर होता है जो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, पर तभी उसने नोटिस किया कि वो जिस ट्रैप से फंसा हुआ है वहाँ से कुछ एक जंजीर भी गई है, यानी किसी ने ये ट्रैप यहाँ पर पर्पसफुली लगाया था। अगले मोमेंट में हुआ अब ये कि वो जंजीर कोई तो खींचने लगा। फैनी का पैर उसके अंदर अभी भी फंसा हुआ था और धीरे धीरे वो उसी जंजीर के साथ खींचा चला जाता है। आखिर वो कौन था ये कुछ नहीं पता चलता। थोड़ी देर में जब कैरल अपने तीनों दोस्तों को उसी स्पॉट पर लेकर आ जाती है जहाँ पर फैनी फंसा हुआ था, तो वो देखते हैं कि फैनी तो वहाँ पर है ही नहीं। कैरल एकदम चौंक जाती है, क्योंकि वहीं पर उसे छोड़कर गई थी और वो कहाँ चला गया उसे नहीं पता। चारों तरफ ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें वो ट्रैप मिल जाता है जिसमें कि वो फंसा हुआ था। पर अगर ट्रैप यहाँ पर है तो फैनी कहाँ गया? कैरल ने कहा कि हमें अंदर जाकर उसे किसी भी हालत में ढूंढना होगा। इस बात पर अब रेफ काफी चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो सारा दोस्त फैनी का ही दे रहा था कि उसकी वजह से हम यहाँ फंसे हैं। अगर वो जिद ना करता उस ब्रिज को क्रॉस करने का तो हम अब तक चले गए रहते। कैरल तो रेफ के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि ये सारी बातें करने का समय नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द फैनी को ढूंढ कर यहाँ से निकलना होगा। तो इसीलिए वो सब फॉरेस्ट के और ज्यादा डीप में जाने लगते हैं फैनी को ढूंढने के लिए। फैनी के बारे में पता करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो उनके पास थोड़े मोड़े रिसोर्सेज थे वो उसके बैकपैक में होते हैं। फैनी अगर नहीं मिलेगा तो वो यहीं फंसे रह जाएंगे और उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं होंगी। यानी अब ये पूरी सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। वो तो लगातार फैनी को आवाज भी लगाते हैं पर उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। ट्रेवल करते हुए वो सभी पहाड़ की थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह पर आ गए थे जहाँ पर चारों तरफ फॉग छाया हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये हुई कि रास्ते में जॉन और रेफ की बहस हो जाती है और वो दोनों लड़ने भी लगे थे। दोनों बहुत ही ज्यादा फाइटिंग हो रही थी और वो बच्चों की तरह गिर कर लड़ने लगी। जब क्लोई उन दोनों को अलग करने के लिए जाती है तभी अचानक वो एक गड्ढे के अंदर गिर गई। वो गड्ढा कितना गहरा था उन्हें नहीं पता, इसीलिए अब क्लोई को बचाने के लिए जॉन, रेफ और कैरल तुरंत ही वहाँ पहुँचते हैं। क्लोई को आवाज देने पर भी वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती और पता नहीं वो जिंदा भी है कि मर गई। ये एक के बाद एक खतरनाक ट्रैप उनके सामने कैसे आते जा रहे हैं ये थोड़ी देर में रिवील होने वाला है। अब यहाँ कैरल अपनी दोस्त क्लोई को बचाने के लिए धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाती है। कैरल जब उस गुफा के अंदर जा रही थी तो पता चला कि उस जगह पर नुकीले कांटे लगाए गए हैं, जैसे कोई चाहता था कि वो यहाँ पर गिरे और उन्हें चोट लगकर वो मारे जाए। नीचे पहुँचने के बाद कैरल की नजर क्लोई पर पड़ती है जो शांति से कोने में बैठकर रो रही थी। पास जाकर देखने के बाद पता चला कि क्लोई के हाथ में वो नुकीला हथियार घुस चुका है। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो सह भी नहीं पाती, पर कैरल ने क्लोई को हौसला दिया और धीरे धीरे उसका हाथ बाहर निकाला। रस्सी की मदद से कैरल और बाकी सभी लोग क्लोई को ऊपर खींच लेते हैं। उसके हाथ पर कपड़े बांध दिए गए ताकि और ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। एक तो पहले ही उनके पास रिसोर्सेस नहीं है और ऐसी कंडीशन में तो उन्हें इन्फेक्शन भी हो सकता है। बट अब बाकी सारे दोस्तों को मिलकर फैनी को ढूंढना होगा ताकि वो यहाँ से जल्द निकल जाए। अब दूसरी तरफ फॉरेस्ट के बीचों बीच हमें फैनी दिखाया गया जो बेहोश होता है, पर उसका पैर पकड़कर कोई उसे खींच कर लेकर जा रहा था। वो कौन होता है उसका चेहरा तो बिल्कुल रिवील नहीं होता। अब वो चारों लोग फैनी को ढूंढने के लिए और ज्यादा अंदर पहुंच जाते हैं। रात का समय हो चुका था और काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी। उन्हें ट्रेवल करने में
काफी प्रॉब्लम होती है और कुछ समय बाद तो कैरल हिम्मत भी हार चुकी थी। वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि फैनी को कुछ हो ना गया हो। उनके पास ना कुछ रिसोर्सेज बचे हैं और उसे बहुत भूख लगी थी। बट क्लोई, जॉन और रेफ उसे समझाते हैं और ये इंश्योर कराते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे फैनी को लेकर। अब वो सभी आगे बढ़ने से पहले एक रस्सी लेते हैं। उस रस्सी को उन्होंने अपने आप से बांध लिया ताकि वो रात के समय फॉरेस्ट में कहीं अलग ना हो जाए। ये सबसे अच्छी तरकीब थी अलग ना होने के लिए, पर उन्हें क्या पता कि ये कंडीशन सबसे ज्यादा स्ट्रेंज है। धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ रहे थे फॉरेस्ट में और सबसे पीछे कैरल होती है। कैरल ने जैसे ही एक कदम बढ़ाया तभी अचानक एक नुकीला तीर आकर उसकी बॉडी पर लग जाता है। ये काम जिसने भी किया था उसने वो रस्सी काट दी जिससे कैरल वहीं पर गिर जाती है। ये बात अच्छी हुई कि कैरल ने थोड़ी आवाज कर दी जिससे कि क्लोई उसे देख लेती है। क्लोई अब तुरंत ही उसे बचाने के लिए जैसे ही पास आई तो उस अनजान चीज ने मारी गई तीर की मदद से कैरल को खींचना स्टार्ट कर दिया। क्लोई के चिल्लाने पर बाकी सारे साथी वहां पर पहुंच तो जाते हैं, पर कैरल को वो अनजान चीज अपने साथ खींचकर अंदर लेकर चली गई थी। जॉन और रेफ किसी भी तरीके से क्लोई को संभालते हैं और उसे शांत कराते हैं। उन्हें भी पता था कि वो अब कैरल को नहीं बचा पाएंगे इतने अंधेरे फॉरेस्ट में। क्लोई बहुत ही ज्यादा रो रही थी और बारिश होने के कारण वो पत्तों के नीचे जाकर छुप जाते हैं। अब सुबह होती है तो तीनों कैसे भी करके वहाँ सरवाइव कर रहे थे। अब जब भी वो आगे बढ़ेंगे तो उन्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि यहाँ चारों तरफ ट्रैप बिछे हो सकते हैं और एक जगह पर भी वो ज्यादा रुक नहीं सकते क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। उन्हें अपने बाकी साथियों को ढूंढने के लिए आगे तो बढ़ना ही होगा। हिम्मत करते हुए तीनों कैसे भी एक खुले रास्ते पर चलने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर अब कौन सा खतरा मंडरा रहा होगा, पर लकीली उन्हें सामने की तरफ एक घर दिखाई देता है जो बहुत ही टूटा फूटा हुआ था। ये घर पहाड़ की एकदम चोटी पर बनाया होता है, इसीलिए वो पास जाकर देखने लगे कि घर में कोई मौजूद तो नहीं है। जॉन और रेफ ने तो अपने हाथ में पत्थर भी ले लिए थे ताकि अगर कोई खतरा आए तो वो उससे अपनी प्रोटेक्शन कर सके। धीरे धीरे अंदर जाते हैं और वो देखते हैं चारों तरफ कि उस घर में क्या क्या मौजूद है। जॉन, रेफ और क्लोई ट्राई कर रहे थे कि उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाए ताकि वो सरवाइव कर सके, लेकिन जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचते हैं तो तुरंत ही शॉक रह गए क्योंकि उस जगह पर कोई और नहीं बल्कि फैनी मौजूद था जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी बॉडी पर मल्टीपल चोट लगी होती है जैसे किसी ने पर्पसफुली उसे टॉर्चर किया हो। क्लोई और बाकी सारे साथी जब फैनी के पास जाते हैं तब तक तो वो जिंदा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैनिक होता है और उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। फैनी किसी अनजान चीज के बारे में बताने का ट्राई करता है बट उसकी बॉडी में इतनी ताकत अब बची नहीं थी। कई देर तक तड़पती रहने के बाद आखिरकार फैनी अपना दम तोड़ देता है, यानी बेचारा फैनी उन सभी के आंखों के सामने मारा गया। उसकी इतनी बुरी हालत हुई थी कि कई सारे ऑर्गन्स तो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुके थे। क्लोई इस तरीके की चीजें नहीं देख पाती, इसीलिए वो रेफ के पास चली जाती है थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए। अब जॉन इन चीजों को देखकर काफी गुस्सा हो रहा था। वो नहीं चाहता कि क्लोई किसी और के पास जाए क्योंकि खुद वो उससे प्यार करता है। अब फिलहाल यहाँ रेफ कहने लगा कि अगर फैनी यहाँ पर लाया गया होगा तो उसके साथ बैकपैक भी मौजूद हो सकता है। हमें बैकपैक किसी भी हालत में ढूंढना होगा जिसमें रिसोर्सेस हो सकते हैं। जॉन तो अब यहाँ गुस्से में रेफ की एक भी बात मानता ही नहीं। वो कहने लगा कि हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, तुम्हारी गलती की वजह से हम सब यहाँ पर फंसे रह गए। जॉन तो क्लोई को उसके साथ जाने के लिए नहीं कह रहा था, इसीलिए रेफ खुद ही बेसमेंट की तरफ चलने लगा। वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और उसे किसी भी हालत में फैनी का बैकपैक ढूंढना है। नीचे की तरफ सबसे खतरनाक बात ये थी कि वहाँ कई सारे जानवरों की बॉडी रखी गई होती है। देखकर साफ पता चल रहा था कि जिसका भी ये घर होगा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। थोड़ा सर्च करने के बाद आखिरकार रेफ को वो बैग मिल गया होता है, लेकिन फ्लोर के ऊपर जब उसकी नजर गई तो उसे पता चला कि यहाँ सिर्फ एनिमल्स की बॉडी नहीं है बल्कि इंसानों की भी बॉडी पार्ट्स भारी मात्रा में मौजूद है। यानी जो यहाँ पर रहता था वो सिर्फ स्लॉटर नहीं है बल्कि खतरनाक साइको किलर भी हो सकता है। इसीलिए रेफ को ये था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाए। अब रेफ जब बैकपैक लेकर ऊपर आने का ट्राई करता है तो जॉन ने उससे बैकपैक छीन लिया और वो तुरंत ही उसे धक्का मारकर बेसमेंट में नीचे गिरा देता है। जॉन नहीं चाहता था कि रेफ किसी भी तरीके से क्लोई के पास आए। जॉन ने तो वहाँ का दरवाजा भी बंद कर दिया और बैकपैक लेकर क्लोई को जबरदस्ती लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उनके सामने एक अनजान सा आदमी आया। उस आदमी के हाथ में कैरल मौजूद थी जो काफी घायल अवस्था में होती है। जैसे उस साइको आदमी ने उन दोनों को भागते हुए देखा तो उनके ऊपर टूट पड़ा। कैरल को उसने ऐसे उठाकर फेंक दिया जैसे कि वो कोई छोटी मोटी चीज हो। जॉन को उसने सबसे पहले काफी चोट पहुंचाई और फिर क्लोई को भी मारने लगा। क्लोई तो अपने दोस्तों का बचाने का भी ट्राई करती है पर वो साइको आदमी उससे कई ज्यादा ताकतवर था। साइको आदमी ने तो मारकर क्लोई को बेहोश कर दिया और अब वो दूसरे लोगों के पीछे पड़ा होता है। यहाँ जॉन को जब मौका मिला तो वो अपने दोस्तों को छोड़कर भाग गया होता है। उसे
सिर्फ अपनी जान बचानी थी और वो दूसरों की बिल्कुल फिक्र नहीं करता। थोड़ी देर में हमें रेफ और क्लोई दिखाए जाते हैं जिन्हें की कोई घसीट कर लेकर जा रहा था। ये वही साइको आदमी होता है जो शायद अब उन्हें भी मार देगा। अब तक जितनी भी खतरनाक चीजें हुई हैं और ट्रैप बिछाए गए थे शायद इसी साइको आदमी ने बिछाए थे। वो चाहता है कि वो जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी मारे क्योंकि उनके मांस भी सेम होते हैं। क्लोई और रेफ को तो बांध दिया गया था और वो साफ नोटिस कर पा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे कि वो साइको आदमी अपने वेपन्स नुकीले कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि वो कैरिल और फैनी की बॉडी को काटने वाला है। रेफ और क्लोई अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके हाथ और पैर बंधे होते हैं। इतना तो वो समझ गए थे कि ये साइको आदमी इंसानों का भी मांस खाता है और वो उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। थोड़ी ही देर में अब वो साइको आदमी उनके पास आता है और सबसे पहले रेफ को मारने लगता है। रेफ बेचारा इतना घायल हो गया कि वो वहीं पर बेहोश हो गया और अब वो साइको मैन क्लोई को पकड़कर अपने साथ ऊपर लेकर जाता है। शायद अब क्लोई की बारी थी जान लेने की। वो अनजान आदमी एक नुकीला चाकू लेकर क्लोई की तरफ बढ़ रहा था और नीचे की तरफ रेफ ट्राई करता है खुद को छुड़ाने का। धीरे धीरे उसने अपने हाथ को निकाल तो लिया पर प्रॉब्लम ये होती है कि बेसमेंट का दरवाजा बंद था। अगर वो खुद को छुड़ा भी ले तो ऊपर नहीं जा पाएगा। वहाँ क्लोई की जान जाने ही वाली थी पर तभी उस जगह पर जॉन आ जाता है। जॉन ने एक पत्थर उठाकर तुरंत ही उस आदमी के सर पर मार दिया। साइको आदमी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो क्लोई को छोड़कर सीधा भागा जॉन के पीछे। जॉन उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा होता है। पता चलता है कि साइको आदमी के पास कई सारे नुकीले वेपन्स हैं और ये वही वेपन्स थे जिससे कि शुरुआत में वो लोगों की जान लेता आ रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर क्लोई कैसे भी करके अपने आप को आगे बढ़ाती है और बेसमेंट के दरवाजे को ओपन कर देती है ताकि रेफ ऊपर आ जाए। रेफ कैसे भी क्लोई को आजाद करता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उन्हें पता था कि वो किस सिचुएशन से बाहर निकले हैं और फिलहाल के लिए उनकी जान सेफ है। लेकिन रेफ उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो साइको मैन कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। क्लोई को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसके दो प्यारे दोस्त मारे जा चुके हैं। कैरिल और फैनी की बॉडी तो वहाँ पर पड़ी हुई थी। रेफ अब क्लोई को कहने लगा कि हमें यहाँ से निकलना होगा लेकिन इससे पहले वो उसे एक चाकू देता है। ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि अगर वो खतरनाक आदमी उनके सामने आया तो वो उनसे फाइट करेंगे। क्लोई ने साफ कह दिया कि वो अपने दोस्त जॉन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। तो सुबह होने पर वो दोनों निकल पड़े फॉरेस्ट के अंदर जॉन को ढूंढने के लिए। बेचारा जॉन अभी भी भागता जा रहा था क्योंकि वो खतरनाक साइको आदमी अभी भी उसके पीछे पड़ा होता है। जॉन को नहीं आइडिया कि वो किस जगह पर जा रहा है पर उस आदमी को फॉरेस्ट की हर एक जगह के बारे में पता है। वो हथियार लेकर सीधा पीछा करता है जॉन का और एक अच्छा मौका देखकर उस पर एरो फायर कर देता है। ये एरो सीधा जॉन के पैर में जाकर लगा। इतना ज्यादा जख्मी होने के बाद वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और गिरने लगा। जॉन को इस बात का अंदाजा था कि अगर उस साइको आदमी ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे बुरी तरीके से मार देगा। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागता है और एक ढलान से नीचे उतरने लगता है। बाद में पता चला कि वो साइको आदमी ठीक अब उसके सामने खड़ा है। यानी अब जॉन का बचना काफी मुश्किल लग रहा था पर इस कंडीशन में जॉन भी चुप नहीं बैठता। वो भी पलट जवाब दे रहा था उस साइको आदमी को और उसे काफी पंचेस मारता है। वो अनजान आदमी तो अपने दांतों से काटने लगा और उसका चेहरा भी साफ दिखाया जाता है। वो दिखता तो इंसानों की तरह था लेकिन उसका पूरा दिमाग एक खतरनाक जानवर होता है। शुरुआत में दोनों के बीच में काफी ज्यादा हाथापाई होती है पर जॉन ने अपने पैर में जो तीर लगी हुई थी उसे निकालकर उस आदमी के पैर में मार दिया। इससे उस साइको आदमी को बहुत दर्द होता है और जब उसका ध्यान नहीं था तो जॉन ने एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मार दिया था। लगातार हमला करने की वजह से साइको आदमी को चांस ही नहीं मिलता कि वो पलटवार करे और तभी जॉन बचने के लिए एक पहाड़ के कोने पे चला आया जहाँ आयरन रॉड्स लगे हुए थे। वो तो उससे लटका रहता है ये सोचकर कि वो आदमी उसे परेशान नहीं करेगा। थोड़ी देर में वो साइको मैन वहाँ से भाग जाता है क्योंकि अब एंट्री हो रही थी क्लोई और रेफ की जो वहाँ पहुंच चुके थे जॉन की मदद करने के लिए। रेफ ने तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाया और जॉन को ऊपर खींचने का ट्राई करने लगा। क्लोई भी उसे पकड़े हुई थी ताकि उसे ग्रिप मिल सके। अब यहाँ लग रहा था कि रेफ जॉन को बचा ही लेगा पर तभी रेफ को जॉन के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि लास्ट टाइम जब वो बाहर निकल रहा था तो जॉन ने दुश्मनी के कारण उसे बेसमेंट में ही बंद कर दिया ढकेल कर। इसीलिए अब रेफ की आंखों में भी बदले की भावना जगने लगी थी और वो धीरे धीरे अपना हाथ छोड़ने लगता है। वो इस तरीके से एक्टिंग कर रहा था जैसे उसका हाथ रियलिटी में फिसल रहा है। जॉन तो अपनी ग्रिप भी नहीं बना पा रहा था और धीरे धीरे ऐसा मोमेंट आया कि जॉन का हाथ छूट जाता है। बेचारा जॉन इतनी ऊंचाई से पहाड़ के नीचे गिर गया और अब इस बात है कि वहाँ से बचना नामुमकिन है। क्लोई इस बात से बहुत रोने लगती है लेकिन रेफ उसके पास चला गया उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए। यह सब एक नाटक था जो रेफ द्वारा क्रिएट किया गया होता है। रेफ को लगा कि अब वो आगे की जिंदगी क्लोई के साथ आराम से गुजारेगा लेकिन अगले ही मोमेंट में एक नुकीला तीर सीधा उसके सर में आकर लगता है। इस तीर ने रेफ की तुरंत ही जान ले ली थी। वो नीचे गिर जाता है और क्लोई ने देखा कि सामने वो खतरनाक आदमी है जिसने ऑलमोस्ट उसके सभी दोस्तों को मार दिया। क्लोई को इतना
ज्यादा गुस्सा आया कि वो अपने हाथ में रखे गए चाकू को लेकर उस साइको आदमी के ऊपर टूट पड़ती है। साइको आदमी जो ज्यादा ताकतवर था वो तो क्लोई को और ज्यादा डैमेज पहुंचाने लगा। पर इस समय तो हमें कोई अलग ही क्लोई दिखाई दे रही थी। उसके अंदर गुस्सा, नफरत और बदले की भावना जग रही होती है। कई देर तक उनके बीच भी लड़ाई हुई, पर क्लोई ने उस नुकीले चाकू की मदद से साइको आदमी के बॉडी पर हमला ही कर दिया। इतने बार वो डैमेज पहुंचाती है कि वो आदमी उठ नहीं पाता। वहीं पर उसने तड़पने के लिए उसे छोड़ दिया और साइको आदमी मारा जाता है। क्लोई अब तुरंत ही उस जगह से भागने लगती है क्योंकि अब उसके कोई भी दोस्त बचे नहीं है। सबके सब बुरी तरीके से मर गए। जब वो एक केबल के ऊपर से दूसरी तरफ जा रही थी तो उसके चेहरे से पता चलता है कि उसने क्या चीजें खोई हैं। वो यहाँ पर पूरे ग्रुप के साथ आई थी लेकिन अकेले जा रही है। शायद आज के बाद क्लोई अपने घर से भी अकेले बाहर ना निकले। पर हमारी ये कहानी इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।